नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पूरे देश में सिर्फ एक ही चर्चा है इस वक्त, चुनाव जो होने जा रहे हैं उसमें क्या कुछ होगा। बीजेपी और अलायंस यानी कि एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलेगी या फिर महाअघाड़ी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो गठजोड़ है, जो मिली एक दो जो उत्तर प्रदेश के युवा नौजवानों की जोड़ी है उसमें से तो लगातार बातचीत आ रही है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में टिकटों के वितरण को लेकर। वो बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की 10 सीट तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में भी ये रार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसको लेकर अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के चेहरे हैं, अब देश की सियासत में अपना चेहरा चमकाने की जुगत में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि ये हमारे भीतर का मामला है, सब कुछ सेट हो जाएगा। अब जहां एक तरफ एनडीए के गठबंधन दल हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में किस सियासत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन दोनों के बीच, गठबंधन दलों के बीच में किस तरह से टिकट बंटवारे को लेकर समझौता होने जा रहा है, कितना, कहां समाजवादी पार्टी की बात बैठेगी महाराष्ट्र में, और कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए कितनी सीट समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के खाते में छोड़ेगी। 7 सीट पर उम्मीदवार पहले ही मैदान में है। 3 बची सीट में से भी अब 2 मिलेगी कांग्रेस को, या कुछ आगे पीछे इसमें हो सकता है। हमारे खास मेहमानों के साथ इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मुंबई के वरिष्ठ सहयोगी इंद्रजीत सिंह हैं, वो जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर हैं न्यूज़ 24 की। ऋचा राजपूत बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बाकी कांग्रेस से सुधा मिश्रा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, और डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, और अशोक यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नावेद शिकोजी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इंद्रजीत सिंह, एसोसिएट एडिटर न्यूज़ 24 से। इंद्रजीत सिंह जी, इस वक्त जो तस्वीर आपको मुंबई में, हमने जब आखिरी बार इस विषय पर पिछले सप्ताह चर्चा की थी, तब से अब तक स्थिति में कोई बदलाव आप देख रहे हैं? वहां पर दोनों दलों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर जो जोर आजमाइश है, समाजवादी पार्टी की जो टिकट की मांग है, वो अभी भी वहीं बने हुए हैं या कुछ नरमाहट आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल। पिछली बार जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि 12 सीटों पर दावा किया है समाजवादी पार्टी ने, और ऐसा लगता है कि महाविकास अघाड़ी यानी मुख्य तौर पर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस उनकी बड़ी सहयोगी है। तो कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कमोबेश वही मामला आज भी दिख रहा है। कल महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के अबुआ समाज में, वो शरद पवार से मिले थे। उन्होंने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि जो सीटें हमने अनाउंस कर दी है वो हमारी ही सीटें हैं। 4 सीटों पर जब अखिलेश यादव यहाँ पर आए थे, मालेगांव और के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने 4 सीटें अनाउंस की थी। 4 सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे, और तब महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फैसला नहीं हो पाया था। इसके बाद अखिलेश यादव की तरफ से जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लगातार ये बयान आ रहा है कि हम 2 पार्टियां मिलकर ये सारा मसला सुलझा लेंगे, और जो हमारी स्टेट इकाई है वो 12 सीटों की मांग रखी है। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो हमने पहले भी कहा, और जो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं उनके रुख से भी लगता है कि जो 4 सीटों पे उन्होंने उम्मीदवार घोषित किए हैं, उस पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की तरफ से सहमति मिल गई हो। शरद पवार की तरफ से अभी पूरी तरह से सहमति नहीं मिली है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पूरी तरह से सहमति नहीं मिली है। तो कहीं न कहीं जो एक तरह से बातचीत का सिलसिला रुका हुआ था, अभी भी कमोबेश उसी तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि महाविकास अघाड़ी में अभी तक जो 3 प्रमुख पार्टियां हैं महाराष्ट्र के लिहाज से, उनमें सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। उनमें विदर्भ की 12 सीटों को लेकर बात अड़ी हुई है। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की दिल्ली में एक बैठक चल रही है। उस बैठक पर जो मुंबई की महाराष्ट्र की पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी, शिवसेना है, इसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट है, दोनों की निगाहें हैं। जब वहां से मामला सुलझता है और तीनों पार्टियों के बीच बात बन जाती है, तब समाजवादी पार्टी के बारे में बात होगी, और उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी 4 या 5 सीटों पर मान सकती है। अभी 4 सीटों पर जो समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, वो चारों ऐसी सीटें हैं जिसमें 2 सीटिंग समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, इसके अलावा 2 अन्य हैं।
लेकिन ये चारों ऐसी सीटें हैं कि महाविकास आघाड़ी का कोई भी नेता वहां से जीत सकता है, तो जीतने वाली सीटें छोड़ना थोड़ा किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी भी चाहेगी कि कम से कम ये 4 सीटें हमारे पास बरकरार रहें, इसके अलावा कुछ और सीटें हमको मिले, तो जी, कमोबेश बात यहीं तो पर रुकी हुई है। 4 सीट पर इंद्रजीत जी लगभग समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना फैसला बता दिया गया है। बाकी सीट पर इंतजार है कि बाकी जो 3 प्रमुख दल हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, शरद पवार की एनसीपी है और कांग्रेस पार्टी है, ये तीनों मिलकर किस तरह से अपनी समझौता सीट शेयरिंग को लेकर करते हैं। अखिलेश यादव चर्चा का विषय इस वक्त अखिलेश यादव बने हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी की टिकट तय कर रहे हैं और महाराष्ट्र में भी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की टिकट कांग्रेस से तय कराना चाहते हैं। अब 4 कैंडिडेट पहले खड़े करने का मतलब क्या है, ये हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है इस मुद्दे पर, क्योंकि लगातार इस बात की चर्चाएं हैं कि भाई दोनों प्रमुख नेताओं के बीच में दरअसल चल क्या रहा है। ये सोची समझी नियत के तहत, सोची समझी योजना के तहत हो रहा है, या फिर वाकई में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी दिखाई जा रही है या नजर आ रही है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं उत्तर काल में पहले उनको, फिर उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश होगी उत्तर काल में, जो इस विषय पर लगातार राजनीतिक गलियारों में गूंज रहे हैं। अखिलेश यादव को सुनते हैं। कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। बीवाई चंद्रचूड़ को लेकर कांग्रेस गठबंधन को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, नाराजगी दिखा रही है कि हम 2 सीट नहीं चाहिए। अभी नामांकन चलने समय है, ये हम 2 दलों की बात है, हम लोग रास्ता निकालेंगे। हम लोग रास्ता निकाल लेंगे। अशोक यादव जी, रास्ता कैसे निकालना चाहते हैं आप? रास्ता अपने कैंडिडेट्स खड़े करने के बाद निकालना चाहते हैं? यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच 7 सीट पर अखिलेश ने उम्मीदवार उतार दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस क्या 2 सीट पर मानेगी? महाराष्ट्र में अखिलेश ने 12 सीट की मांग की है। कांग्रेस सपा में कितनी सीट पर बात बनेगी? इंडिया गठबंधन के नेता आपस में उलझेंगे तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, ये लाख टके का सवाल है और इसी का जवाब यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति के गलियारों में गूंज रहा है। अशोक यादव जी, 4 सीट पर आपने कैंडिडेट उतार दिए हैं महाराष्ट्र में, 7 सीट पर आपने कैंडिडेट उतार दिए हैं उत्तर प्रदेश में, और आप कह रहे हैं बात हमारे बीच में चल रही है। देखिए मीना जी, चूंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष की भूमिका में है और चूंकि हमारी बड़ी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी को रोकने की, उसको हराने की, तो इसलिए हमने समय रहते अगर अपने प्रत्याशियों का घोषणा नहीं करते तो कहीं न कहीं उसका दुष्परिणाम हमें झेलने को मिलता। इसलिए हमने एक रणनीति के तहत अपने प्रत्याशियों का ऐलान समय रहते किया। रह गई बात कांग्रेस पार्टी के साथ, तो आप देखिए लोकसभा चुनाव में भी इस तरह की तमाम बातें हुई, लेकिन हम लोगों का गठबंधन बिल्कुल स्वस्थ रहा और मजबूती से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में चुनाव भी लड़ा और भाजपा को 62 से 33 सीटों पर लाके पटक दिया। तो ये तो बहुत छोटा चुनाव है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, अब उससे बढ़ के हम लोग क्या बोले, उन्होंने कह दिया, स्पष्ट कहा कि भाई अभी नॉमिनेशन शुरू हुए हैं और चूंकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत चल रही है और बहुत सीट कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि सीट कम ज़्यादा से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है भाजपा को हराने को लेकर। तो भाजपा को हम लोग मिलकर हराएंगे उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, अब इसमें कहीं कोई संशय नहीं है जी। देखिए अशोक यादव जी, 2014 का जब चुनाव था तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। आपके गठबंधन, जो आज गठबंधन के आपके सबसे प्रिय और वरिष्ठ सदस्य हैं, उनकी हार के लिए उद्धव ठाकरे मैदान में। आज उद्धव ठाकरे बीजेपी की हार के लिए मैदान में है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। आप जिस रणनीति की बात कर रहे हैं, सवाल ये है कि वो रणनीति बिना बातचीत के, बिना किसी योजना के,
अपने हिसाब से अपने चेहरे, अपनी सीट पहले हम खुद तय करेंगे और उसके बाद कोई बात करने वाला हमसे बात करेगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? महाराष्ट्र में 4 सीट समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, उत्तर प्रदेश में 7 कैंडिडेट उतार चुकी है। कांग्रेस पार्टी से बातचीत के बिना जब इस तरह की उम्मीदवारों का ऐलान हो रहा है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन का कोई औचित्य और कोई आपसी समझ, तालमेल, क्योंकि गठबंधन पर नजर दुनिया की होती है, लोग देखते हैं, लोग चर्चा करते हैं, बात बनाते हैं। जी, बहुत-बहुत आभार मीना जी, आप लोगों को प्रणाम कर रही हूँ। और आपका जो प्रश्न है बहुत वाजिब सा प्रश्न है, लेकिन इसका उत्तर उससे सरल है। प्रश्न से जो सरल है वो उत्तर है। और उस प्रश्न का उत्तर इसलिए सरल है क्योंकि आप जानती हैं कि जो जीत रहा होता है उसके साथ खड़े होने वालों की फौज होती है, और जो अपने रास्ते को बनाता हुआ स्वयं से, क्योंकि सत्य बोलने की हिम्मत सब में रही नहीं, सत्य के साथ लोग खड़े होते नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है रास्ता कंटक भरा है। और उस कंटक भरे रास्ते में जो राजनीति का जो शहमात का खेल होता है, और जहां पे आप देखते हैं कि साम दाम दंड भेद के द्वारा किसी भी तरह से जीत को सुनिश्चित किया जाए और पार्टी खुद दम भरती हो कि हम जीत के लिए कुछ भी करते हैं, हाँ हम चुनाव में रहते हैं, हाँ हम लड़ते हैं, हाँ हम चुनाव में रहते हैं। तो जो पार्टी हमारे सामने है जिससे हमें जीतना है या जिससे हम जीतने का लक्ष्य लेके चल रहे हैं जनता के साथ, उस पार्टी ने साम दाम दंड भेद को नकारात्मक पहलू में प्रयोग करना शुरू कर दिया। पिछले कई वर्षों में आप देख रही होंगी कि सारी पार्टियों को जिनके साथ वो जिनको मिलाते हैं अपनी तरफ, उन पार्टियों का क्या हश्र होता है। और जहां तक हमारे बीच में जाहिर सी बात है गठबंधन बहुत मुश्किल में बना था, क्योंकि सबको जिस तरह से ये वॉशिंग मशीन में लाके धुला और सारी चीजें खत्म और सब पे आरोप खत्म। तो जो राजनीति में एक कुचक्र चल रहा है मीना जी, ऐसे समय में एक साथ सबको रोककर एक सुनिश्चित मापदंड के अनुसार चलना, और जाहिर सी बात है जब पार्टियां क्षेत्रीय हो चाहे राष्ट्रीय हो, हर पार्टी चुनाव में रह के लड़ना चाहती है, ये हर पार्टी। और राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ना ना चाहे तो राजनीतिक पार्टी कहेगी। तो यहाँ पे उन पार्टियों के साथ मिलकर सबको समान रूप से रखते हुए, सबकी बातों को सुनते हुए गठबंधन को चलाना कितना मुश्किल है ये आप भी जानती होंगी, क्योंकि आप जब हम कहीं कार्य कर रहे होते हैं तो कई तरह के लोग होते हैं, सबके मन में कई कई विचार होते हैं, उनको अनुशासन में बांध के अपने अनुसार पे रखना थोड़ा सा कठिन काम होता है। मतभेद होंगे, जाहिर सी बात है, गठबंधन है राजनीतिक दलों का, लेकिन उसमें उन दलों के बाद मनभेद नहीं है, क्योंकि उद्देश्य एक रखा है, लक्ष्य एक है। तो जो चीजें दिखती हैं वो दिख इसलिए हैं क्योंकि हम सरकार में नहीं है, हमारे पास वो टूल्स नहीं है कि हम टूल्स का इस्तेमाल करके अपने अंदर के मतभेदों को जाहिर ना होने दें या वो जाहिर ना हो। लोकतंत्र का पहला उद्देश्य होता है कि अपनी अपनी बात रखने का अधिकार, और हम जानते हैं कि जो कुछ भी चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो या अन्य किसी भी राज्य में हो, जाहिर सी बात है दो अलग अलग पार्टियां हैं जिनको अपने आप को जनता के बीच में रखना है, और वो पार्टियां अपने आप को रखने का पूरा कार्य करेंगी, नहीं करेंगी औचित्य खत्म हो जाएगा। उसके साथ रहकर गठबंधन को बनाए रखकर जो बड़ा उद्देश्य है उसको हम पूरा करने का पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं मीना जी जो चीज आपको दिख रही हो या इंद्रजीत सर को दिख रही हो हमें नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है। अब उनको बाहर से देखना और अंदर रह के उन मतभेदों को दूर करके अपने गठबंधन को मजबूत बनाना, यही हमारा उद्देश्य है। और पार्टी ही तो संगठन के ही तो। डॉक्टर रिचा, डॉक्टर सुधा, वो सरल सा जो जवाब था वो यही आपसे अपेक्षित था कि जो गठबंधन के भीतर जो कुछ बाहर दिख रहा है और जो भीतर में है उसमें जो फर्क है उसको आप समझाती, लेकिन आपने सब कुछ पूरी दुनिया घूम आई आप, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि वो जो भीतर में है वो क्या है। नहीं, भीतर में कुछ नहीं है, भीतर का एक लक्ष्य है। मैं मैंने घूमा जो कुछ भी, लेकिन घूमने के साथ लक्ष्य नहीं छोड़ा। लक्ष्य एक ही है कि हमें गठबंधन को मजबूत बना के भाजपा के जो ठग बंधन है जो अनेकों अनेक पार्टियों के साथ है, कैसे मजबूत बनेगा गठबंधन बिना बातचीत? मीना जी नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मैंने कहा ना बाहर से देखना। आप बताइए मीना जी, आप एक प्रोग्राम को बनाती हैं तो क्या पहले जो पैनलिस्ट है उनसे डिस्कस करती हैं क्या प्रोग्राम है? नहीं, आप प्रोग्राम बना के हमको बताती हैं कि इस टॉपिक पे आपको बोलना है। तो संगठन भी ऐसे ही काम करता है, आंतरिक रूप से जो होगा। आपके यहाँ भी ऐसा ही नहीं, नो 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 नो, तरीका ना ना, तरीका 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 हम आपस में शीर्ष आपने शीर्ष नेतृत्व
शीर्ष नेतृत्व अपना काम कर रहा है, गठबंधन बचाए रखना है, बनाए क्या रखना काम है, कर रहा जीत बड़ी है। किसी को नहीं पता। क्या काम कर रहा है नहीं नहीं किसी को ऐसा नहीं पता। ऋचा राजपूत, नहीं ऋचा नहीं राजपूत, ऋचा राजपूत जी, जी जी एक ही मकसद है और वो मकसद है बीजेपी को हराना, एनडीए को हराना। उस मकसद के लिए सब जुटे हुए हैं, चाहे आपस में बातचीत हो चाहे नहीं हो, कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर कहीं कोई सामंजस्य हो या नहीं हो। ऐसे में ऐसी जो तस्वीर है विपक्ष की, आपके विपक्ष की, वो आपके लिए कैसी है, कितनी हितकारी है, कितनी नुकसानदायक? जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मीना जी, मुझे इस पैनल में शामिल करने के लिए, और मेरे साथी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्कार। जैसे कि हम लोगों को ये शुरू से बताया गया है कि विश्वसनीयता उसी पे होती है जो बहुत समय तक एक भरोसा उसी पे किया जाता है जो अपनी बातों पे रहता है, जो अपने वादों पे रहता है और जिसकी एक इमेज होती है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सहयोगी दलों के साथ, अपने घटकों के साथ लगातार, कभी भी किसी ने नहीं सुना होगा कि नहीं इस चुनाव में घटक दल साथ थे, अगले चुनाव में अलग हो गए, या फिर हम इस चुनाव के साथ लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, इस तरीके की कभी भी कोई भी विषय कभी भी नहीं आए हैं चुनाव से पहले। लेकिन यदि आप ऋचा जी जी आप भूल रहे हैं, जिस महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं जिसमें उद्धव ठाकरे पिछली बार आपके साथ थे, इस बार वो कांग्रेस के साथ है, आप भूल रही हैं ये जी बात? मैंने आपसे जो मीना जी बात बोली है वो मैंने पूरे भारत में जहां जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है सबको मिला के बोली है। इसमें उत्तर प्रदेश भी आ रहा है, महाराष्ट्र भी आ रहा है, तो मैं अपना विषय रख रही हूँ। जैसे कि 2024 में हमने देखा था जब ये इंडिया अलायंस एक साथ आया था चुनाव लड़ने के लिए, तब भी इनके बीच में कितने मतभेद थे, कितने मनभेद थे, ये सभी ने देखा है कि किस तरीके से जिस अखिलेश यादव को आज ये लोग इतना, जैसे कि हमारे सपा के प्रवक्ता ने बोला कि इन्होंने यहाँ पर पटकनी दी है, ये ठीक है, काट की हांडी है, बार बार नहीं चढ़ेगी। जिस तरीके से आप लोगों ने मध्य प्रदेश में माननीय अखिलेश जी को बार बार बोला कि कौन अखिलेश अखिलेश, ये कौन सी पार्टी है, झूठी पार्टी है, तो ये सारे मतभेद और मनभेद सबने देखे हैं। और अखिलेश यादव जी का तो इतिहास रहा है कि इन्होंने जिसके संग गठबंधन किया कभी उसके संग दोबारा चुनाव नहीं लड़ा, चाहे वो बसपा और सपा का गठबंधन देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस और सपा का गठबंधन देख लीजिए। ऐसा तो नहीं हमने इन दो लड़कों की जोड़ियों को इससे पहले नहीं देखा है और परिणाम भी पता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि देखिए जनता का फैसला है, जनता जिसको चाहेगी सत्ता में बैठाएगी। जनता का फैसला है, जनता कभी पसंद करती है, कभी नहीं पसंद करती है। 2024 में हो सकता है कि हम लोग अपनी जनता के मन में उतना खरा नहीं उतर पाए, हमारी कुछ सीटें कम आए, लेकिन उसमें हमारे एनडीए के दल में कोई मन मुटाव या इस तरीके का वैचारिक मतभेद नहीं आया है। और बात रही किसी की हमारी पार्टी में आने का, तो हमारी पार्टी तो एक विचारधारा है, जो हमारी विचारधारा से सहमत है वो हमारी पार्टी में आएगा। अब इसको चाहे वॉशिंग मशीन का नाम दीजिए, चाहे किसी को भी नाम दीजिए, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है सपा को भी सोचना चाहिए कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में अखिलेश यादव जी को केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में प्रचार के लिए भेजा जा रहा है, अखिलेश यादव जी हमारे उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, उनका आप लोग सब जगह उपयोग करिए। और वहां पर कैसे बयान आते हैं, अबू आजमी जी ने कितना विवादित बयान दिया। तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी को आप लोग एक हिंदू मुसलमान की विचारधारा वाला बताते हैं, असल में तो आप लोग जहां भी जिस राज्य में जाते हैं वहां पर ये विवाद बना देते हैं। सभी ने सोशल मीडिया में देखा कि अबू आजमी ने, ऋचा जी आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, महाराष्ट्र में जो चल रहा है, वो सुनियोजित तरीके से चल रहा है या फिर दोनों में सब कुछ ठीक नहीं है? मीना जी मैंने एक बात बोली थी, जो काट की हांडी है ना वो बार बार नहीं चढ़ती है। ये प्रयोग था, संयोग था, ये तो मुझे लगता है उनके प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे कि इनका ये प्रयोग काम कर गया, इनकी सीटें ज्यादा आ गई। लेकिन यदि सोचे कि विश्वास कितना है जनता को, तो ये तो माननीय अखिलेश जी भी जानते हैं और जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे वो भी जानते हैं। अखिलेश जी तो 12 सीटें मांग रहे थे, मुझे नहीं पता वो कितनी सीटें पाएंगे या कितनी सीटें दी जाएंगी, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव जी का दिल बड़ा बड़ा है कि उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस को काफी सीटें दी और चुनाव लड़ने का मौका दिया, और उसकी वजह से इनकी सीटें भी ज्यादा आई। ये जो है वो सारा विचारधारा का खेल है। देखिए, आप उसी के संग लंबी पारी खेल सकते हो जब आपके मन मिल रहे होते हैं, जब आपके मत मिल रहे होते हैं। यहाँ पर ये लोग चलेगी नहीं ऋचा राजपूत जी, अभी जो स्थिति चल रही है उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में? देखिए, जिस तरीके से मैं जिस राज्य से आती हूँ, तो मैं तो माननीय अखिलेश जी के ही व्यवहार को ज्यादा बेहतर बता सकती हूँ कि इन्होंने तो जिसके साथ गठबंधन किया है कभी भी उनका साथ नहीं दिया है। चाहे आप बसपा का देख लीजिए, चाहे कांग्रेस का देख लीजिए, ये लोग केवल अपना काम निकालते हैं, यहाँ पर अलग गाली देंगे, वहां पर अलग गाली देंगे, तो इस तरीके से नहीं ना। इंद्रजीत जी, काम चलाने वाली बात, अपना काम चलाना, ऋचा जी ने कहा ये लोग सिर्फ अपना काम निकालते हैं,
कांग्रेस पार्टी का गठबंधन दलों के साथ जो तालमेल है और जो सरकारें बनी हैं, उनका इतिहास कोई अच्छा नहीं है। किसी भी गठबंधन की कांग्रेस की सरकार सहयोग से बनी, तो जो यूपीए 1 और यूपीए 2, इसके अलावा इससे पूर्व की सभी सरकारें कांग्रेस के गठबंधन से या कांग्रेस के साथ सहयोगी दलों के गठबंधन से जो भी बनी, वो उतनी सफल नहीं हुई। महाराष्ट्र में कम से कम तस्वीर एकदम अलग है इस बार, क्योंकि महाराष्ट्र में वो शिवसेना जो बीजेपी के साथ खड़ी होकर चुनाव लड़ा करती थी, वो इस वक्त कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। वोटर भी बड़ा कंफ्यूज होगा। ऐसे में सवाल ये है कि जो अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या वहां का वोटर, वहां का दोनों पार्टी का कार्यकर्ता इसको लेकर कंफ्यूज है, या फिर क्लैरिटी है कि ये सब कुछ खबरों में बने रहने के लिए, नैरेटिव सेट करने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए है? पार्टी के वर्कर को क्या करना है उन्हें मालूम है। बिल्कुल कार्यकर्ता थोड़ा कंफ्यूज जरूर होगा, लेकिन मुझे लगता है कि जल्दी स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। कांग्रेस के बगैर समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर इस बार कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगी, और समाजवादी पार्टी अगर अलग से लड़ती है तो कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान होगा, और ये बात दोनों पार्टियां बखूबी जानती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर इतनी है कि समाजवादी पार्टी से कांग्रेस बात करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस की जो बड़े एलाई है यहाँ पे, जैसे शिवसेना उद्धव गुट है, एनसीपी शरद पवार गुट है, उससे अभी पूरी तरह से बात नहीं हो पाई है। एक दौर की बैठक कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी की हुई है, दूसरे दौर की बैठक वो तब करेंगे जब दोनों पार्टियों के साथ उनका सीट शेयरिंग का मसला सुलझ जाएगा। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और दोनों जानते हैं कि अगर अलग लड़ते हैं तो दोनों का नुकसान है। समाजवादी पार्टी की निश्चित तौर पे 4 सीट पे अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है, एक आध 2 सीट और चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी पता है कि 12 सीटें हमको नहीं मिलने वाली है, और कांग्रेस को भी पता है कि हम इतना ज्यादा उनको दे नहीं सकते और वो मान जाएंगे। तो दोनों एक दूसरे की जो जरूरतें वो समझते हैं, और कांग्रेस का जो पक्ष है वो थोड़ा सा जरूर इस समय कमजोर हुआ है। जब से हरियाणा चुनाव का रिजल्ट आया है तब से कांग्रेस जो है कमजोर पड़ी है। नहीं तो कांग्रेस लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस का परफॉर्मेंस था, कहीं न कहीं जो छोटी पार्टियां हैं जो उसके साथ शामिल है, उनको कांग्रेस लगातार दबा रही थी, और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें खुद लड़ना चाहती थी। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद पूरी तरह से बाजी पलट गई, और अब जितनी भी छोटी पार्टियां हैं, जितने भी उनके गठबंधन में शामिल दल है, अब एक तरह से हावी होने लगे हैं और कहने लगे हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। आपका परफॉर्मेंस, जब आप दूसरों के साथ नहीं रहते हैं और गठबंधन में नहीं रहते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं होता। तो कहीं न कहीं अब कांग्रेस पे भी एक प्रेशर है। आज कांग्रेस की दिल्ली में एक बैठक चल रही है। इस बैठक में आज कांग्रेस को तय करना पड़ेगा, क्योंकि नॉमिनेशन का डेट आ गया है। बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। उम्मीद है कि महायुति की तरफ से जो दूसरे 2 पार्टियां हैं, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार गुट, वो आज शाम तक अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी उम्मीदवारों की। तो कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी में जो सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसी हुई है, उसमें समाजवादी पार्टी का भी एक रोल है, लेकिन महाराष्ट्र में इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन यूपी और महाराष्ट्र दोनों को जोड़ के देखें तो ये रोल काफी बड़ा हो जाता है। मीना जी, यूपी की सीट महज 10 है, लेकिन विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोई बहुत बड़ा स्टेक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी का नहीं है, लेकिन जैसा कि इंद्रजीत सिंह जी ने कहा, हरियाणा चुनाव के बाद सहयोगी दलों को बोलने के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। सहयोगी दलों का, डॉक्टर सुधा मिश्रा, सहयोगी दलों का जो दबाव है, उससे पार्टी, कांग्रेस पार्टी निकलने के लिए किस तरह की रणनीति बना रही है कि इस तरह की दबाव की राजनीति से बचे, सहयोगी दलों के साथ भी आए, या फिर पार्टी पुनर्विचार करती है कि अभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना ज्यादा जरूरी है? हरियाणा चुनाव से सबक ले लिया है पार्टी ने। देखिए मीना जी, सबको पता है, मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बात यहीं शुरू की थी कि जब हम जीतते नहीं होते हैं तो प्रश्नों की संख्या ज्यादा हो जाती है। आपकी जीत आपके हार या उस पे किए गए कामों पे एक पर्दा डाल देती है। तो चूंकि हरियाणा में हार हुई है, ये हार कैसे हुई, ये जो
मसला है, इस पे जो हम कोर्ट में भी गए और हम देख भी रहे हैं, वो अलग मसला है, उस पे कोई उत्तर नहीं अभी तक आया है, लेकिन उसके बावजूद हम हारे हैं, ये हकीकत है। और इसको स्वीकार करने में उस जो लोगों का जो मेहनत मिला है उसको स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। हम मानते हैं इस बात को कि हमारी हार हुई है, क्यों हुई है उस पर भी समीक्षा जारी है। दूसरी बात है कि जो दबाव आपने पूछा, अब जाहिर सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि सभी पार्टियां राजनीतिक है, तो उनको चुनाव लड़ना है, सबको अपनी अपनी चीजों को, अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है, सबका उद्देश्य होता है, मेरा हो, आपका हो या किसी का भी हो, अपनी पार्टी को सबको आगे रखना है। अब यहाँ पे जब गठबंधन होता है तो गठबंधन में आप जब आते हैं किसी के साथ, तो यहाँ पे अपने अपने स्वार्थ को हल्का सा कम करके हमें उस गठबंधन के बारे में सोचना होता है। तो इसी बात चल रहा है कि कैसे हम सारे पार्टियों के अपने अपने चीजों को, उनकी पार्टी लाइन को देखते हुए कैसे हम अपने गठबंधन को बेहतर आगे ले आ सकते हैं, और जो खामियां हैं, जिन खामियों की वजह से कुछ हो रहा है अगर, तो समीक्षा के तौर पे उनको उनसे सीख लेते हुए हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम नहीं, हमारे जितने भी लोग हैं गठबंधन के, वो क्या होगा, लाख टके का सवाल ये है कि ये बेहतर तरीका क्या होगा। डॉक्टर सुधा मिश्रा, नावेद शिको जी, कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर विकल्प क्या है? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में दबाव बना रही है सीट को लेकर, उत्तर प्रदेश में दबाव बना रही है कम देने को लेकर, तो सहयोगी दलों का हावी होना हरियाणा चुनाव के नतीजों से ज्यादा जो है वो प्रभावित हुआ है। जैसा कि इंद्रजीत सिंह जी ने कहा कि अब सहयोगी दल बार्गेन कर रहे ज्यादा, कि आप अकेले लड़ते हैं तो आपकी स्थिति जो होती है उससे बचने के लिए जरूरी है कि आप सहयोगी दलों को थोड़ा अहमियत दें, थोड़ा महत्व दें, थोड़ी सीट ज्यादा दें। जी बिल्कुल, ये परिस्थितियां जो सामने आ रही हैं ये दोनों दलों के लिए घातक है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की केमिस्ट्री उत्तर प्रदेश में साबित हुई है, सफल साबित हुई है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत नहीं पाया राष्ट्रीय परिवेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो बेहद सफल हुए और उन्होंने एक नजीर सामने रखी कि ये केमिस्ट्री सफल आगे तक हो सकती है। उसके बाद भी अगर कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा है थोड़ी सी सीटों को लेकर, जबकि कांग्रेस का बहुत बड़ा वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा दल है, विपक्षी दल, सबसे बड़ा विपक्षी दल है, बहुत बड़ा कैडर है। कांग्रेस ने कुछ सीटें जो मांगी वो अगर अखिलेश यादव नहीं दे पा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये समाजवादी पार्टी का ईगो कहें या जिद कहें या हट कहें, तो ये घातक सपा के लिए भी होगी। और अगर कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रही है, समझौता नहीं कर पा रही है, अपनी मांगी हुई सीटें अगर नहीं मिल पा रही है, जल्द उनको 2 सीटें भी मिल रही है अगर, तो उस पर वो मान नहीं रही है, क्योंकि स्थितियां बड़ी कठिन है गठबंधन के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। भले ही लोकसभा चुनाव में गठबंधन जीता था, लेकिन आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी यूपी में बहुत मजबूत है और उसको आपसी सामंजस्य बनाना होगा। मुझे लगता है जो खटपट चल रही है उसे महाराष्ट्र का भी नुकसान होगा और यूपी का भी। नावेद जी, डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेस की प्रवक्ता का कहना है कि बाहर जो दिख रहा है वैसा अंदर है नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई लगती है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि मेन मुख्य मामला यह है कि समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है उसको कुछ समझ ही नहीं रहा है, ये शुरू से है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव से पहले भी बड़ी खटपट हुई, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जब चुनाव हो रहा था तब भी काफी खटपट हुई। वो बात अलग है कि आखिर में लोकसभा में गठबंधन हो गया था और ये सफल भी हो गए थे, लेकिन इनके बीच में रिश्ता स्थापित नहीं हो पाया है। खासतौर से देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच बातचीत अगर बन भी जाती है तो चुनाव तो उत्तर प्रदेश का नेतृत्व लड़ेगा, कैडर तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस का होगा जो समाजवादी पार्टी का साथ देगा, उनके बीच में बन ही नहीं पाएंगे। समाजवादियों की उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ, वर्कर्स के साथ में एक मिक्सअप माहौल ही नहीं बन पाया है।
दल मिल गए थे लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं और वही खटपट बार बार सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि शीर्ष नेतृत्व चाहे समाजवादी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, उनके बीच भी इस गंभीर विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। ये उपचुनाव है, इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है लेकिन बड़ा संकेत जाएगा। महाराष्ट्र चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर 2, 4, 5 सीटों की भी गड़बड़ होती है तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये सारी चीजें काफी दिनों से खटपट चल रही है सीटों को लेकर और दोनों बार बार अखिलेश यादव जी का बयान आ रहा है, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके बयान आ रहे हैं कि खटपट चलने के बाद डैमेज कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। जबकि आपको पता है कि उनका जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है बीजेपी, उसमें कुछ खटपट अगर होती भी है उनके सहयोगी दलों के साथ में, चाहे निषाद के साथ हो, चाहे राजभर के साथ हो, चाहे पटेल जी के साथ हो, तो डैमेज कंट्रोल हो जाता है। ऊपर से कहीं ना कहीं सारी चीजों को बना लिया जाता है और कहीं ना कहीं संभाल लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नजर आ रहा है वो ये कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में न नीचे स्तर पर संभालने की कोशिश हो रही है और शीर्ष नेतृत्व की गंभीर विषय को गंभीरता से नहीं ले रहा है, जिसका बुरा अंजाम हो सकता है दोनों राज्यों के चुनाव में। अशोक यादव जी, वाकई में शीर्ष नेतृत्व इतना बेपरवाह हो गया है लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, या फिर स्थिति इतनी क्रिटिकल है, इतनी परेशानी वाली है जो नावेद जी ने कहा कि स्टेट के लेवल पर जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनमें सामंजस्य बैठा पाना शीर्ष नेतृत्व के लिए मुश्किल हो रहा है। जी देखिए डॉक्टर मीना जी, किसी भी गठबंधन में जब 2 दल होते हैं तो उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण नावेद जी ने दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी तो ओम प्रकाश राजभर से भी मिक्सअप कर ली, जो उनके शीर्ष नेतृत्व को पर्सनल गालियां देते थे। तो अब उनके जो विधायक थे वो पेपर लीक में उनका बयान भी था, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी उनको एडजस्ट की हुई है। तो इस तरह की बातें हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एडजस्ट करता है, यहाँ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। हर जगह वो समस्या थोड़ा बहुत होती है, हमारे यहाँ भी है। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी सपा के बीच मैं आपको ऑन एयर बता रहा हूँ कि कोई समस्या नहीं होगी, गठबंधन हमारा मजबूती से रहेगा। और जो अभी ऋचा जी ने कहा कि हमारी विचारधारा कुछ बात को साथ कर रहा है, तो हमारे साथ आ रहा है, तो उनकी विचारधारा तो यही है कि आप चाहे हत्यारे हो, चाहे बलात्कारी हो, चाहे लुटेरे हो, चाहे देशद्रोही हो, आपके साथ कुछ वोट बैंक होना चाहिए। आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको ईडी से क्लीन चिट दिलवा देंगे, सीबीआई से क्लीन चिट दिलवा देंगे और आप हमारे सत्ता में सहभागी बन जाओ। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो दर्जनों उदाहरण है, चाहे अजीत पवार का देख लीजिए, प्रफुल्ल पटेल का देख लीजिए, अभी 2 महीने पहले चंद्रबाबू नायडू का देख लीजिए। अशोक यादव जी, आपकी बात सही है, लेकिन आप नहीं होंगे वो दौर जब आपका इस देश की राजनीति में उद्भव कांग्रेस विरोध के नाम पर हुआ था। आज आप उनके साथ गठबैया लाकर घूम रहे हैं, क्योंकि आप ये बात करना छोड़ दीजिए कि कौन वॉशिंग मशीन में साफ हो गया, इसके खिलाफ जांच बंद हो गई, कौन क्या हो गया, इस बात को छोड़ दीजिए। राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं है, समय काल परिस्थिति से तय होता है। आज समय काल परिस्थिति कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ रहने की है, कल किसने देखा है। लेकिन बात तो आज की हो रही है। इंद्रजीत सिंह जी, बाकी लोग सभी अपना ऑडियो बंद कर दीजिए, मैं इंद्रजीत सिंह के पास जा रही हूँ। इंद्रजीत सिंह जी, जो बात नावेद जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में कही है, वही बात आप महाराष्ट्र में भी देखते हैं कि जो कैडर है दोनों राजनीतिक दलों का, समाजवादी पार्टी का तो उतना कैडर वहां है नहीं, कांग्रेस पार्टी का तुलनात्मक रूप से मजबूत है, और महाआघाड़ी यानी कि खास करके उद्धव ठाकरे की पार्टी का अपना एक पुराना जो भी कैडर है। क्या ये जो जंग उत्तर प्रदेश में है, यही आप महाराष्ट्र में भी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल देख पा रहा हूं, और यहाँ पर भी जो कैडर है निश्चित तौर पे कंफ्यूज है, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। और जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी का स्टेक भले ही महाराष्ट्र में कम हो, लेकिन इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी चाहे तो 12-15 सीटों पर नुकसान जरूर पहुंचा सकती है। अगर खुद जीत नहीं सकती तो नुकसान तो जरूर पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा
ये लोकसभा चुनाव में करीब करीब 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी की भूमिका काफी अहम थी, चाहे वो भिवंडी की सीट हो, चाहे साउथ मुंबई की सीट हो या फिर ईशान्य मुंबई की या मालेगांव वाली सीट हो। तो इन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी अगर चाहती तो महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों को हरा सकती थी, खुद भले नहीं जीत सकती थी। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को आप इग्नोर करके नहीं चल सकते। दूसरी बात कि जो तीनों प्रमुख दल हैं, उनमें भी अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर फैसला नहीं हो पाया है। काफ़ी तल्खी देखने को मिली। आपने देखा कि संजय राउत का बयान आया कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, वो सक्षम नहीं है, वो बात नहीं कर पा रहे हैं। बार-बार उनको दिल्ली पूछना पड़ता है। इसके बाद बीच बचाव में एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के प्रमुख शरद पवार आए, दोनों नेताओं से बात किए। इसके बाद लग रहा है कि आज ये मामला सीट शेयरिंग का मामला सुलझ सकता है। अभी भी 12 सीटों पर जो है कहीं न कहीं दोनों में दिक्कत आ रही है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट दोनों दावा कर रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि हमने लोकसभा के दौरान आपको रामटेक सीट जो महाराष्ट्र की है, विदर्भ की है, वहां पर आपको छोड़ा था, एक और सीट छोड़ा था। तो इसलिए इस बार आप थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए कांग्रेस से, शिवसेना उद्धव गुट कह रहा है। शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि आप यहाँ पर हमको कम से कम 6-7 12 सीटों में से 6-7 सीट दीजिए। लेकिन बताया जाता है कि बीच का एक फार्मूला तय हो रहा है। 60% सीटें विदर्भ में जो 12 सीटें हैं उसमें से 60% शायद कांग्रेस को जा सकती हैं, 40% शिवसेना उद्धव गुट को जा सकती है। तो कहीं कहीं बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बीच का रास्ता निकालने में निश्चित तौर पर कैडर कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि काफी वक्त लग गया है। नामांकन शुरू होने वाले हैं और अभी तक आपका सीट शेयरिंग का ही फैसला नहीं हो पाया है। इसके बाद कैंडिडेट अनाउंस होंगे। जी जी ऋचा जी, आखिरी सवाल आपसे ले। महाराष्ट्र में बीजेपी की पहचान जो उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के सहयोगी के रूप में थी, उसके बाद 2014 के चुनाव के परिणाम के बाद आप बड़े भाई की भूमिका में आए। उसके बाद जिस तरह से उद्धव ठाकरे या शिवसेना को खत्म करने का काम या शिवसेना का जो विभाजन हुआ, उसका जो वहां के आम आवाम में और वहां के कैडर में, खास करके शिवसेना के कैडर में और उससे जुड़ा हुआ बीजेपी का भी जो कैडर है, वो इस वक्त इस चुनाव में अपने आप को कहाँ देख रहा है? जी मीना जी, जैसा मैंने आपको शुरू में एक चीज एक शब्द बोला था कि जो विचारधारा होती है, जो शिवसेना बाबा साहब ठाकरे ने बनाई थी, जो उनकी विचारधारा थी, जिनको एक कट्टर हिंदू सनातनी शब्द बोला जा सकता है, वो उस विचारधारा पे खड़ी हुई थी। लेकिन आज वो किसके संग गठबंधन कर रहे हैं? कांग्रेस के साथ। और कांग्रेस के लिए बाबा साहब के क्या विचार थे, ये तो सबको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सपा के प्रवक्ता ने क्या बोला है कि ये लोग अलायंस ऐसे लोगों के साथ करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जिनके घर इतने ज्यादा शीशे के हैं, जो कंकड़ से भी टूट सकते हैं, उन लोगों को दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। ये जरा मुझे इस बात का जवाब देंगे कि जब राजस्थान में लोकसभा का चुनाव था, मध्य प्रदेश में था, तो किस तरीके से इन लोगों ने एक दूसरे अलायंस वालों को मुंह खोल के उल्टा सीधा बोला। और यहाँ पर अखिलेश यादव जी स्पेशली मध्य प्रदेश प्रचार करने गए और कहने लगे कि कांग्रेस बड़ी चोर पार्टी है, इसको कोई वोट नहीं देना। तो आप मुझे बताइए कि जो खुद ही अपने अलायंस वालों पे भरोसा नहीं करते, उन पे जनता कैसे भरोसा कर सकती है? भारतीय जनता पार्टी जिन पे ये सवाल उठाते हैं, वो पहले भी जिस विचारधारा से उपजी थी, आज भी उसी विचारधारा की है। और जितने हमारे घटक दल हैं, वो उसी विश्वास के संग पार्टी में ही विलीन रहते हैं। वो कभी भी चुनाव से पहले धमकाना शुरू नहीं कर देते हैं, इतनी सीटें नहीं मिली तो ये नुकसान होगा, उतनी सीटें नहीं मिली तो। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये कई लोगों से इस तरीके के मुद्दे उठवाते हैं। हम तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी को महाराज से पूरी 12 सीटों से लड़वा दीजिए, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दूध का दूध और पानी का पानी खराब चुनाव परिणाम के नतीजों से होगा और तब पता चलेगा कि कौन से गठबंधन ने कितनी मेहनत की और कौन से गठबंधन ने अपने सहयोगियों के साथ कितना तालमेल स्थापित किया, जनता ने किस पर कितना भरोसा किया। लेकिन कुल मिलाकर इस गठबंधन की जुगत में हर राज्य के जो आम आदमी है, उसका निश्चित रूप से नुकसान होता है, क्योंकि वो कल जिसको वोट दे रहा था, जिस गठबंधन में था, वो आज उस गठबंधन में नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल और राजनेताओं के निजी हित आम आदमी के हित से कहीं ज्यादा ऊपर और सर्वोपरि हो गए हैं। इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में ये दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है।
जिसमें समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका तलाश रही है और अखिलेश यादव कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दबाव बना रही है। दबाव की ये राजनीति किस पर कितनी भारी पड़ेगी और जनता उस दबाव की राजनीति के बीच अपने लिए कौन सा विकल्प निकालेगी, ये देखना काफी दिलचस्प है। लेकिन चुनाव का मौसम है, चुनावी माहौल है। दिवाली से पहले, दिवाली की तैयारी से ज्यादा चुनावों की तैयारी हो रही है। तो आप नजर बनाए रखिए और अपने वोट का इस्तेमाल इस तरह से करिए कि राजनीतिक दलों के हाथों का हथियार आप नहीं बने। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।